हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा भौतिक विज्ञान का ये 7वां लेक्चर है जिसमें हम ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चूंकि हम यह महेश और सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं और वह प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होता है। अगर हम किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन भर देते हैं, फिर उसको हम पृथ्वी से छोड़ते हैं, तो गुब्बारे में ऊपर जाके गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। तो गुब्बारे के आयाम अर्थात उसके डायमेंशन में वृद्धि हो जाएगी। जैसे गुब्बारा हम छोड़ दिए, चूंकि दाब कम हो जाएगा ना, तो उसके डायमेंशन में वृद्धि का एहसास होगा और वृद्धि होगी भी। तो अगर गुब्बारा हाइड्रोजन से भरा हुआ ऊपर छोड़ा जाता है तो उसकी डायमेंशन में वृद्धि हो जाएगी। आगे है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने के क्या कारण है। जैसे अगर रात में तेज हवा होती है तो ओस नहीं बनते हैं, उसके क्या कारण है। वाष्पीकरण की दर का तेज हो जाना। वाष्पीकरण इतनी तेजी से होता है कि ओस गिरने के लिए कुछ बचता ही नहीं, सब उड़ जाता है इधर उधर। आगे है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ फ्रिज होता है, अगर फ्रिज का दरवाजा हम खोल दें, फ्रिज में रखी वस्तुएं तो ठंडी रहती हैं, लेकिन क्या हम अगर दरवाजा उसका खोल दें तो पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। तो उसका आंसर है नहीं, बल्कि अगर हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज खोल देते हैं तो कमरे का तापमान ही बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें जो खोलेंगे तो उसकी गर्मी बाहर आएगी, ना कि उसकी ठंडी। आगे है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है। ऐसे थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को माप सकता है उसे पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर कहते हैं। ऐसे थर्मामीटर को पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी कहा जाता है। आगे है, यहाँ पे दिया है तापमापन कैसे किया जाता है उसका, किन किन, जैसे फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में और केल्विन में क्या क्या होगा। जैसे मापन यंत्र है उसका हिमांक पर पॉइंट क्या होगा, क्वथनांक पर, और बराबर की स्थिति में क्या होंगे, और उसका एक भाग कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट में अगर हम मापते हैं तो अगर फ़ारेनहाइट 32 हिमांक पर 32 फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कोई भी जो भी जल है वह हिमांक की स्थिति प्राप्त कर लेता है। वहीं क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और उसके भाग 180 के बराबर होता है, जबकि उसका एक भाग 1 फ़ारेनहाइट होता है। वहीं सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई वस्तु या जल हिमांक को प्राप्त करता है, जबकि जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है तब कोई वस्तु उबलती है, क्वथनांक जिसे हम कहते हैं, और वह 100 के बराबर होता है और 1 डिग्री सेल्सियस उसका एक भाग होता है। वहीं केल्विन में कोई वस्तु हिमांक पर 273 डिग्री केल्विन पर पहुंचने पर वह वस्तु हिमांक में परिवर्तित होगी, जबकि 373 डिग्री केल्विन पर वह वस्तु क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा, तो उसका बराबर भाग 100 होता है और एक भाग 1 केल्विन होता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि कोई वस्तु फ़ारेनहाइट पर कब जमती है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर और 273 केल्विन पर। वहीं अगर कोई वस्तु उबलनी है, कोई लिक्विड फॉर्म को अगर हमें गलाना है तो, और उसका बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट पर 212 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर और केल्विन में 373 केल्विन पर। आगे है, परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से क्या तात्पर्य है। परम शून्य ताप किसे कहते हैं। परम शून्य ताप का अर्थ होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, जिसे हम परम शून्य तापमान कहते हैं। अर्थात इससे नीचे
तापमान संभव नहीं है, इसे ही हम परम शून्य तापमान कहते हैं। जिसके नीचे अब इससे ज़्यादा कोई वस्तु ठंडी नहीं हो सकती, उसे हम परम शून्य ताप या न्यूनतम संभव तापमान कहते हैं। आगे है, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कोई भी स्वचालित इंजन हो, उसमें कोई भी वस्तु बर्फ ना बन जाए, इसके रोध के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए उसमें कोई लिक्विड भरा हो, वो कहीं वह हिम के रूप में ना परिवर्तित हो जाए, इसलिए उसमें एथिलीन ग्लाइकॉन मिलाया जाता है। आगे है, जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, अर्थात बर्फ पिघलने से जल का जलस्तर बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। आगे है, थर्मोस्टेट यंत्र या मशीन का संबंध तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना होता है, अर्थात थर्मोस्टेट यंत्र का प्रयोग दाब को स्वनियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है, यहाँ पे दिया है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रयोग या प्रमुख कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटरों में थर्मोस्टेट्स का प्रमुख कार्य एक समान ताप को बनाए रखना है, कि जैसे हम कोई वस्तु ये नहीं कि ऊपर रख दें तो ज़्यादा ठंडी होगी, नीचे रख दें तो कम ठंडी होगी, वह थर्मोस्टेट्स उसको एक समान ताप पर बनाए रखता है। आगे है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक होता है? खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु -4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोई भी वस्तु जो रेफ्रिजरेटर में रखी है वो ताज़ी बनी रहती है। हम माइनस कह दिए, माइनस नहीं 4 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि जल का घनत्व तो सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ना कि 0 पर। आगे है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? एक मनुष्य स्वस्थ है तो उसके शरीर का तापमान, या जैसे डे टू डे लाइफ के जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, अगर उसको सेल्सियस में मापा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में तो 310 केल्विन। तो सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे है, उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? कि जल से हम उतना नहीं जलेंगे जितना उससे निकले हुए भाप से हम जलते हैं, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए हम भाप से अधिक जलते हैं। आगे है, जैसे जल से ऊष्मा निकलती रहती है और वही ऊष्मा भाप के रूप में गुप्त रूप में रहती है, इसलिए हम भाप से जलते हैं तो हमें अधिक जलन होती है। आगे देखते हैं, नोट है यहाँ पे, पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। जैसे पानी में अगर कोई भी मिलावट कर दें तो वह वस्तु 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलने लगता है, जबकि अगर वह कुछ मिला है, उसमें कोई साधारण नमक मिला है, तो वो हिम के रूप में पिघलने में टाइम लगाएगा। आगे है, यहाँ पे क्वेश्चन है अगला कि सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान कितने डिग्री पर एक समान हो रहते हैं? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस पर एक समान रहते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड समान होते हैं। आगे है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। कोई शीशे की छड़ हो, अगर उसे हम भाप में रख देते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। आगे है, सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा नहीं लगता हमें ठंडा? ऐसा क्यों है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है, जो अपने अंदर ऊष्मा को शोषित करके रखता है। आगे है, जबकि लकड़ी कुचालक होती है ऊष्मा का। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण के करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर
किसी वायु के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर पदार्थ की ऊष्माधारिता निर्भर करती है। तो आप इसको याद रखिएगा कि पदार्थ की ऊष्माधारिता पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। याद रखिएगा कि जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो पृथ्वी पर ओस नहीं गिरता, जबकि खुला आसमान होता है रात में तो ओस गिरता है। ऐसा का क्या कारण है? क्योंकि हवा से ऊष्मा का विकिरण रुका रहता है। आगे है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सिंपल सी बात है कि पहले घटता है, इसके बाद बढ़ने लगता है। आगे है, दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जिस बिंदु पर वह द्रव उबले उसे ही हम क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ बात की गई है कि दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का क्वथनांक बढ़ेगा। अगर जल पर दाब बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। आगे है, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? गर्मी के दिनों में ऊपर सफेद तथा नीचे काला छाते का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए छाता है, तो अगर हम ऊपर सफेद लगाएंगे तो जो सनलाइट आएगी उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा अपने अंदर, अवशोषित ही नहीं करता है सफेद रंग। तो इससे हमें नीचे गर्मी नहीं लगेगी जबकि अगर काला छाता होगा तो सारे किरणों को अवशोषित करके हमें छाते के नीचे अधिक से अधिक गर्मी प्रदान करेगा। इसीलिए गर्मी के मौसम में छाता का रंग ऊपर सफेद और नीचे अन्य कोई कलर हो सकता है। आगे है, रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? जब रेल की पटरियां जोड़ी जाती हैं तो उसके मध्य में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने चाहिए। अर्थात जब पटरियों का प्रसार होता है, अर्थात पटरियों की लंबाई में थोड़ी वृद्धि होती है ऊष्मा की वजह से। जैसे ठंडी के दिनों में लोहे की पटरियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, जबकि गर्मी के दिनों में वो फैल जाती हैं। तो इनके सिकुड़ने फैलने के लिए स्पेस चाहिए, इसीलिए थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। आगे है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान किस पर निर्भर करता है? प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान उसके ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। आगे है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक, जिसे हम एयर कंडीशनर कहते हैं इंग्लिश में, कमरे में लगा हुआ एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? तो वह आर्द्रता या ह्यूमिडिटी एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि चालन में प्रयोग किए जाने अर्थात चालन के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। जैसे शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी होती है क्योंकि वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, जबकि लकड़ी ऊष्मा का अच्छा सुचालक नहीं है। आगे है, चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है, क्योंकि चीनी मिट्टी का प्याला उतना गर्म नहीं होता
जबकि धातु जैसे स्टील, लोहा, तांबा कुछ भी हो गया तो वो अधिक गर्म हो जाता है। क्योंकि बर्तन ही गर्म हो जाता है इसलिए चाय पीने में हमें परेशानी होती है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि शुष्क बैटरी, ड्राई बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। अर्थात जो शुष्क बैटरी होती है उसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड जैसे विद्युत अपघट्यों का प्रयोग किया जाता है। आगे है, डेजर्ट कूलर, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन के किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? अर्थात डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? वो है वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है डेजर्ट कूलर। जैसे हम डेजर्ट खाते हैं ना, तो हम वह किस सिद्धांत पर उसका शीतलन होता है? तो वाष्प शीतलन के सिद्धांत पर होता है। आगे है, किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट सर्वाधिक होती है? किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल। जल का जो तरल है उसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। जैसे हम देखते हैं ना कि उसकी ऊष्मा में या उसका भाप होता है उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। आगे है, पसीने जिसे इंग्लिश में स्वेट कहते हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी कहते हैं, स्वेट ग्रंथियां, पसीने को स्वेत ग्रंथि भी, स्वेद, श्वेत नहीं स्वेद। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? वो जो श्वेत ग्रंथि है उसकी हमारे शरीर में क्या भूमिका है? पसीना यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। तो याद रखिएगा, पसीना हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। आगे है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? गर्म मौसम में पंखा चलने से हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से हमारा पसीना वाष्पीकृत हो जाता है और हमें आराम महसूस होता है क्योंकि वो हवाओं को इधर उधर घुमाने लगता है। आगे है, मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में, जैसे मिट्टी का घड़ा लेके आते हैं उसमें जल क्यों ठंडा हो जाता है? क्या उसमें से कूलर निकलता है या कोई ऐसे मशीन लगी होती है? तो नहीं, मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े से जल का पानी ठंडा रहता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। यह क्रिया वाष्पीकरण के कारण होती है। आगे है, संवहन के प्रयोग बताया गया है। जैसे विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए हम प्रयोग करते हैं संवहन का प्रयोग किया जाता है। वहीं पृथ्वी का वायुमंडलीय संवहन द्वारा गर्म होता है। कि संवहनीय प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि उसके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। तो संवहन, अगर विद्युत बल्ब में तंतु लगा देते हैं तो संवहन क्रिया द्वारा वह गलने से बच जाता है। वहीं पृथ्वी का वायुमंडल संवहन क्रिया द्वारा गर्म होता है। जैसे कोई वस्तु नीचे गर्म हुई, जैसे कोई चीज गर्म होती है हल्की हो जाती है और ऊपर चली जाती है, फिर जो भारी होती है वो नीचे आ जाती है। ऐसे ये क्रिया चलती रहती है जिसे हम संवहन कहते हैं। आगे है, मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। और रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है, वह भी संवहन क्रिया पर कार्य करता है। आगे है, क्वेश्चन है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? उसकी दीवारों पर रजत या सिल्वर लेयर लगाया जाता है। तो हम देखते हैं ना कि जो मान लीजिए आजकल मिल्टन का बॉटल काफ़ी फेमस है, तो उसके अंदर एक रजत या सिल्वर की परत लगी होती है जो उस पदार्थ को उसी तापमान में बनाए रखती है। आगे है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात दाब बढ़ा देते हैं तो पानी को उबलने की जो 100 डिग्री पे माना जाता है वो उससे पहले ही उबलने लगता है क्योंकि दाब बढ़ जाता है। आगे है, ऊष्मा या
जिसे हम इंग्लिश में हीट कहते हैं। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊष्मा ऊर्जा का उदाहरण है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। आगे है, सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? जैसे किसी व्यक्ति का जब सीटी स्कैन किया जाता है उसमें किस प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन में एक्स रे या एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम एक्सरे कहते हैं। एक्सरे के द्वारा सीटी स्कैन किया जाता है। आगे है, आदर्श गैस या नोबल गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? नोबल गैस या आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। आगे है, बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? कोई बर्फ अपने गलनांक पर पिघलती है, वो किस तापक्रम का उदाहरण है? वह समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना, अपने गलनांक पर पिघलना समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। आगे है, निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम जैसे अचानक से तापमान में वृद्धि या कमी को ही रुद्धोष्म प्रक्रम कहा जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। आगे है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होती है? थोड़ा न्यूमेरिकल आंकड़ा है तो आप इसको जरूरी नहीं याद रखें। तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जल कार्य के तुल्य होता है, अर्थात जूल कार्य के तुल्य होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होता है? तो वो है 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य होता है, अर्थात 4.18 गुणे 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य 1 किलो कैलोरी ऊष्मा होती है। आगे यहाँ पे दिया गया है, विकिरण के अनुप्रयोग क्या हैं? जैसे विकिरण का अनुप्रयोग कहाँ होता है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में ही पहुँचती है, और पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी नहीं गर्म होते हैं। ये विकिरण के कारण होता है, क्योंकि वो विकिरित कर देता है उसे। आगे है, जल का घनत्व किस ताप पर सबसे अधिक होता है? जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आगे है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है, अर्थात ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। अर्थात जैसे आप इधर से कोई ऊर्जा लगाएंगे तो वो भी लगाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा। वहीं ऊर्जा संरक्षित है तो संरक्षित रखना चाहता है। आगे है, जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? जैसे हम फ्रिज में अगर कांच की बोतल ले लें और उसको पूरा भर दें और उसके बाद उसको बंद कर दें और फ्रिज में रख दें तो वो बॉटल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बॉटल में कोई पानी रखा है किसी कांच की बोतल में और वो बर्फ बन रहा है, तो बर्फ अपने आयतन में वृद्धि करता है। तो वृद्धि करने के प्रक्रम में वह, क्योंकि उसके कण कहीं ना कहीं दूर दूर होते हैं, तो आयतन में वृद्धि करता है और उसको फैलने के लिए स्पेस चाहिए, जो जगह नहीं मिलता है तो वो टूट जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। आगे यहाँ पे एक नोट है, तो याद रखिएगा, जब कोई वस्तु बर्फ बनती है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, अर्थात वो फैलता है। आगे है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? अर्थात उबलने का पॉइंट क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब भी घटता है। जैसे आप किसी जगह से उठना चाहते हैं तो अगर आप के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो आप आसानी से उठ जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी जगह से उठना चाह रहे हैं और कोई प्रेशर है आपके ऊपर तो कहीं ना कहीं आप कठिन होगा ना वो आपके लिए उठना। लेकिन अगर कोई प्रेशर ऊपर से नहीं है तो आप आसानी से हो जाएंगे। उसी तरीके से ये है
कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कोई प्रेशर होता नहीं, तो कोई वस्तु 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने या उबलने की बजाय वो 80 पर या 70 पर ही गर्म होने उबलने लगे, क्योंकि उस पर कोई बाहरी दबाव ही नहीं है, वायुमंडलीय प्रेशर भी कम होता है पहाड़ों पर। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहाँ क्या वातावरण जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। वहाँ का जो वातावरण है वो जलवाष्प के रूप में बर्फ बन जाती है। आगे है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में पहुंच जाए, बिना द्रव अवस्था में पहुंच जाए, उसे ही हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। आगे है, ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? ऊष्मा विकिरण के द्वारा तेज गति से स्थानांतरित होती है। याद रखिएगा कि ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया द्वारा तेज गति से स्थानांतरित होती है, अर्थात रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा तेजी से आगे बढ़ती है। आगे क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तित किए बिना द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। आगे है, एक कृष्णिका या ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को वह उत्सर्जित कर देता है, अर्थात जो ब्लैक पट्टी होती है वह सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण करती है, अर्थात उसको अपने अंदर समाहित कर लेती है कि कोई जब लौट के जाएगा तो कलर प्रदान करेगा ना, जब कोई भी कलर आ रहा है और ब्लैक जो स्पेस है उसको अवशोषित कर ले रहा है, तो वह सभी विकिरणों को अवशोषित करके उसे कोई रंग प्रदान नहीं होने देता। आगे है, एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर हिम या जम जाता है, लेकिन जो एथिल एल्कोहल है वह किस तापमान पर जमता है? जब वह -114 डिग्री सेल्सियस प्राप्त करता है तो वह जम जाता है। आगे है, तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? जैसे सूरज में हमारे या फिर जो अन्य तारे हैं उसमें ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ताप की नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे छोटे छोटे दो नाभिक मिलकर, अर्थात जिसे हम संलयन प्रक्रिया कहते हैं, संलयन प्रक्रिया होती है। कई नाभिक मिलकर आपस में जुड़ते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिसे हम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहा जाता है। आगे है, तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तारों का रंग उसका तापमान प्रदर्शित करता है। अगर किसी तारे का रंग बहुत अधिक है मतलब उसका तापमान बहुत ज़्यादा है। अगर कोई तारा हमें छोटा या कम चमक वाला दिखाई दे रहा है तो उसका तापमान उसकी अपेक्षा कम है। आगे है, एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर या ईस्ट का उपयोग किया जाता है? एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उत्पादन किया जाता है? तो वह है सेकेरोमाइसीज सेरेवेसी खमीर का प्रयोग किया जाता है। सेकेरोमाइसीज सेरेवेसी खमीर का प्रयोग एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन में किया जाता है। आगे है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? जैसे हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं तो हमारे शरीर को क्यों गर्म रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक होता है। ये खराब चालक का अर्थ क्या हुआ? ऐसा नहीं कि हम पहनते हैं तो हमें बाहर से ऊर्जा मिलने लगती है या फिर गर्मी मिलने लगती है स्वेटर पहनने से, नहीं। हमारे शरीर का जो 37 डिग्री तापमान है वो बाहर की ओर नहीं जा पाता और हमारे शरीर को गर्म रखता है। उसी की बात हो रही है, वह ऊष्मा का एक खराब चालक है, बैड कंडक्टर, अर्थात ऊष्मा को जाने नहीं देता है बाहर। आगे है, यहाँ पे दिया है कि नोट है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट पर
वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। हमने वही छतरी वाला अभी देखा था कि अगर हमें गर्मी में छतरी लेना है तो छतरी का ऊपरी भाग सफेद होना चाहिए, आंतरिक भाग कोई भी हो सकता है, लेकिन ऊपरी भाग सफेद होने से ऊष्मा को वो परावर्तित कर देता है और हमें गर्मी नीचे नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये ऊष्मा या थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिकी से संबंधित छोटा सा लेक्चर था। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा तो इससे संबंधित आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। यहाँ तक लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।